हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस नए सेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग के साथ कि एक चीज़ है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम इतने अभ्यर्थियों के बीच पहुँच जाएँगे और आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ख़ास करके इस तरह के कंटेंट से आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो भी कमेंट आते हैं और आ रहे हैं लगातार, उससे एक चीज़ तो ये निकल कर सामने आता है, मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे हैं, आई होप कि आप लोग उसमें से नहीं होंगे, वो ना भीड़ से कॉम्पिटिशन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कॉम्पिटिशन बीपीएससी में पूछे जाने वाले जो प्रीलिम्स में प्रश्न है, उनसे होना चाहिए। एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर 90 प्रश्न अगर बनते हैं, प्रीलिम्स में कट ऑफ जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों से कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हमें 90 प्रश्न हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर हमारा 150 प्रश्न है, तो इसमें से 90 प्रश्न हम बना पा रहे हैं कि नहीं। हमारा कॉम्पिटिशन इससे होना चाहिए, ना कि हमारा कॉम्पिटिशन इस भीड़ से होना चाहिए। तो आप लोग को ये याद रखना है कि आप इस भीड़ में मत आप लोग को खोना है। आप लोग इन चीज़ों पे फ़ोकस करिए। एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, जो लोग शेयर मार्केट बारे में जानते होंगे, वो लोग जानते होंगे ये बात कि शेयर मार्केट ना एक फ़िलॉसफ़ी पे काम करता है। एक उनमें मान्यता है कि शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है या जो भी उसको प्लेयर कह लीजिए, वो ना प्रोसेस पे ध्यान केंद्रित करता है, ना कि प्रॉफ़िट पे। जब उनको सही प्रोसेस पता चल जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड हमें लेना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है, तो प्रॉफ़िट अपने आप आ जाता है। ठीक यही पद्धति अगर हम अपने प्रिपरेशन में भी अप्लाई करें, तो नो डाउट हमारा रिज़ल्ट 100% होगा। इससे हमें ये चीज़ सीख मिलती है कि जो भी हमारे सिलेबस हैं, हमें सिलेबस के जो भी हमारे डायमेंशन है, करंट अफ़ेयर है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो है, उसके बाद बिहार स्पेशल की चीज़ें हैं, तो ये सब हमारा कितना कंप्लीट हुआ है। अगर इसकी बात करें करंट अफेयर की, तो हमारे नेशनल इवेंट कितने कवर हुए हैं, आईआर कितना कवर हुए हैं, साइंस टेक हमारा कितना कवर हुआ है, बिहार स्पेशल की जो करंट अफेयर वो कितना है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं, वो प्रश्न आएगा कि नहीं। अगर हम एक मैगज़ीन को प्रेफ़र करते हैं कि हमें इस मैगज़ीन को कंप्लीटली 12 मैगज़ीन पढ़ना है, 13 मैगज़ीन पढ़ना है, तो हम उनके सभी आयामों को वहाँ से पढ़ेंगे। ये नहीं कि थोड़ा इससे पढ़ लिए, थोड़ा कहीं और से पढ़ लिए, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है, कुछ सेक्शन, कुछ मैगज़ीन के इतने अच्छे होते हैं कि आप उनको वहाँ से निकाल कर पढ़ सकते हैं। जैसे हम आईआर और साइंस टेक का इसलिए यहाँ से बात कर रहे हैं क्रॉनिकल में, क्योंकि इनके ये सेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। और आपको पता है कि अगर आईआर प्लस आप साइंस टेक को मिला देंगे, तो कम से कम 20 प्रश्न यहाँ से हो जाएँगे आने वाले समय में। तो इसलिए हम इन पे फ़ोकस करना चाहते हैं कि आईआर और साइंस टेक इसलिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल हमारा है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में है, डब्ल्यूटीओ के बारे में। हाल में एक समीक्षा बैठक हुई है, इसकी 6ठी समीक्षा बैठक हुई है। उसमें जो 13th डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, उनमें कुछ बातें डिस्कस की गई थी। उसी की समीक्षा बैठक इसमें हुई है। आपको बता दें, जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये अबू धाबी में हुआ था और इसमें अबू धाबी घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। इसमें कुछ 2-3 बातें हुई थी, जिसको देख लेते हैं। इसमें 2 नए मेंबर इसमें ऐड हुए थे। एक है कोमोरोस और दूसरा है तिमोर, ठीक है? अब इसके जो सदस्य संख्या हो गया है, 166 हो गया है, पहले 164 था, ये आपको याद रखना है। इसके साथ-साथ ही जो ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के तहत 2 समझौते भी किए गए हैं, जिसमें एक समझौता यही है स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता, और दूसरा जो है वो है व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता। ये 2 समझौते किए गए हैं, आपको ये दोनों समझौते याद रखना है। 2 नए देश शामिल हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जो स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मूल रूप से जो जैव सुरक्षा की बात होती है, उसमें होती है जैसे कीटों में रोगों का लगना, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रसार, या जो भी जैसे एनिमल है, ह्यूमन है, उसमें जो स्वास्थ्य की रक्षा संबंधी चीज़ें होती हैं, तो उसी के लिए ये उसी से संबंधित है ये, तो आपको इनको याद रखना है। मूल रूप से क्या है, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता का संबंध किससे है? जैसे कि जैसे मान लें एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए या प्लांट है, उनमें कीट या अन्य रोगों की उत्पत्ति, प्रसार इत्यादि जो होते रहते हैं, उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो मराकश समझौते के रूप में किया गया।
1994 में मोरक्को के मराकश में ये हस्ताक्षर इस पे हुआ था। आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ के बारे में पिछली बार भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गए, आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, ये बीपीएससी की एक तरह से फेवरेट टॉपिक में से आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ को ही हम जीएटीटी के रूप में जानते थे पहले, जो बाद में डब्ल्यूटीओ बन गया था, ये आपको पता होगा। जो डब्ल्यूटीओ के निर्माण के पृष्ठभूमि की चीज़ें हैं, वो उरुग्वे दौर की वार्ता जो हुई थी, उससे शुरू हुई थी और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ द्वारा कार्य शुरू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो जिसको हम शॉर्ट में GATT कहते हैं, ये एग्रीमेंट 1947 में हुई थी और उसी के बाद में ये एक प्रोसेस चला और बाद में डब्ल्यूटीओ बना। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अगला है G7 के बारे में, जिसका जो 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इटली के फसानो शहर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो मेजबानी की गई है इटली के द्वारा किया गया है, आपको याद रखना होगा। जो अगला G7 का शिखर सम्मेलन होगा वो कनाडा के अल्बर्टा में होगा, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अभी इसमें। तो इनकी स्थापना ना 1975 में हुई थी, जब तेल संकट वर्ल्ड में मंडरा रहा था, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये सभी लोग मिलकर, ये सभी देश मिलकर इसकी स्थापना किया था और बाद में अगले वर्ष 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। सीधे पूछा जा सकता है G7 के देशों में इंडिया शामिल है या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें भाग लिए थे। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 और ट्रीज सत्र को भी संबोधित किया गया था। इसमें 4-5 चीजों पे बात की गई थी जो हमारे फिल्म्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल एक की गई है, ये आपको याद रखना है। और अपुलिया घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, ये आपको याद रखना है। अपुलिया घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आपको सीधे याद रखना है G7 से। उसके बाद वैश्विक अवसंरचना निवेश की बात की गई थी, जिसमें 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। इन सभी चीजों पे बात करी। उसके बाद AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की भी बात की गई थी। इस तरह से चीजों को काफी सारी चीज इसमें किया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, G7 की बैठक में भारत में 11 बार आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बार इसमें भाग लिया है। में भी ये सब पूछा जा सकता है। 2023 से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन की भी मेजबानी कर रहा है, क्योंकि भारत को एशिया में अग्रणी लीडर के रूप में माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर भी। तो आपको ये याद रखना है। जी सम्मेलन में सदस्य देशों ने मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर, जो कि अंगोला से जाम्बिया तक जाएगा, लुजोन कॉरिडोर जो फिलीपींस से लुजोन द्वीप पर है, ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग के रूप में भी प्रसिद्ध मिडिल कॉरिडोर, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला। इस 3 कॉरिडोर को आप याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है इस 3 कॉरिडोर का संबंध किससे है, या सीधे ये कॉरिडोर का नाम दे देगा और कहेगा किन 2 देशों के बीच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन में काफी सारे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला है IPEF मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। भारत ने सिंगापुर में आयोजित हिंद प्रशांत समृद्धि के लिए आर्थिक ढांचे IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। भारत ने भाग लिया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये याद रखिएगा। क्या है ये जान लेते हैं एक बार में कि IPF की शुरुआत जो हुई थी, जो भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरह से उसको इन्हेंस करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। और इसके हाल में जो कहाँ पे सम्मेलन हुआ है, ये सिंगापुर में हुआ है, ये याद रखना है। IPEF सदस्यों ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समग्र IPEF समझौते पर केंद्रित 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, इसका संबंध किससे है, तो आपको IPEF जो है याद रखना है। इसके साथ-साथ ही भारत ने इसमें कई सारे अन्य पहल भी किए हैं। भारत ने इसके लिए एक सहकारी कार्यक्रम की पहल की है, जिसमें जो ई-वेस्टेज होते हैं हमारे अर्बन एरिया में, उसके लिए ये काम करेंगे। ई-अवशिष्ट शहरी खनन उसको नाम दिया गया है, जैसे ई-वेस्ट अर्बन माइनिंग। तो ई-वेस्ट अर्बन माइनिंग एक शब्द दे दिया जाएगा, तो ये कह दिए इसका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है। उसके साथ-साथ ही एक IP
ईएफ अप स्किलिंग पहल की भी शुरुआत की गई है। आपका संबंध किससे है ये भी याद रखना है। इसमें क्या किया गया है, जैसे मुख्य रूप से महिलाओं को, लड़कियों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण तक उसकी जो पहुँच है सुनिश्चित करने के लिए, एवं जो टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वृद्धि है और विकास के लिए उसको समर्थन देने के लिए ये 2022 में लॉन्च किया गया था, जो इसी के हिस्सा है। तो ये भी आपको याद रखना है 2 चीज़, एक ई वेस्ट अर्बन माइनिंग किसने शुरू की है, तो भारत ने शुरू की है इसके इसके अंडर में। और दूसरी बात है कि एक अपस्किलिंग पहल की भी शुरुआत की गई है आईपीईएफ के द्वारा, और ये 2022 में। तो इन्हीं सब बिंदुओं को आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। अगला आर्टिकल हमारा है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको ये इसमें याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ है। ये हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट तो ये हो गया, कहाँ पे हुआ है ये याद रखना है। कौन इसको आयोजित करता है ये देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन यूनियन है, यूनेस्को है, यूएनडीपी है, अंकटाड है, इसी इन्हीं सब के द्वारा संयुक्त रूप से ये वार्षिक फोरम है। इसका उद्देश्य एक तरह से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा उठाए गए जो भी इशू है, उसके विचार के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक मंच ये देता है। तो आपको ये 2 चीज़ याद रखना है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हुआ है, जो भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमिक्स, आपको ये याद रखना है। इसको चैंपियन संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूएसआई चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ये बहुत बढ़िया से याद रखना है। और ये किस लिए इसको दिया गया है, जैसे कि ई पर्यावरण के लिए, एआई के लिए, या जीवन के सभी पहलुओं में लाभ ई पर्यावरण को सुरक्षित एक तरह से करने के लिए। अगला आर्टिकल हमारा है यूरोपीय संसद के चुनावों में दक्षिणपंथी दलों का उदय। इन्हीं के संदर्भ में ये आर्टिकल दिया है। इसमें कहा गया है कि जो ब्रेग्जिट के बाद ये पहला यूरोपीय संसद का प्रथम चुनाव हुआ है। इसमें 51% लोगों ने भाग लिया है, और इसमें दक्षिणपंथी दलों का जो उदय है वो अधिक देखा गया है। दोस्तों आपको पता होगा, 3 जो भी डेमोक्रेटिक इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें जो पार्टी भाग लेते हैं, उसमें एक तरह से दक्षिणपंथी, वामपंथी और उदारवादी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। और इन्हीं में से लोग अपने-अपने जो भी पार्टी होते हैं, इन्हीं तरह की फिलॉसफी को अपनाते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्रेक्जिट के बाद ये पहला इलेक्शन है, और ये भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक तरह से पार्लियामेंट्री व्यवस्था इसको माना जाता है, जिसमें 27 सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर मतदान किया जाता है। यूरोपीय संसद में लगभग 720 सीटें हैं, जो ह्रासमान आनुपातिकता के आधार पर आवंटित होता है। इसमें जो इलेक्शन होता है, सीटें आवंटित की जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये ह्रासमान आनुपातिकता क्या होता है, ये देख लीजिए कि एक तरह से ये होता है कि जो 27 देश है, इसमें सब देशों की आबादी अधिक-अधिक है। तो जो बड़े देश हैं, उनमें जो प्रतिनिधि चुनकर आएँगे, वो अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और छोटे देश जो हैं, उनमें जो से लोग जो आएँगे, वो कम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि अपने यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि जो पार्लियामेंट्री लोकसभा क्षेत्र है हमारा, या विधानसभा क्षेत्र कह लीजिए, उसमें फिक्स होता है आबादी पे 1 लोकसभा क्षेत्र होंगे। तो इस तरह से यहाँ होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यही चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ और देख लीजिए, मैं भी पूछा, जो ब्रेक्जिट है, ब्रेक्जिट कब हुआ था? ब्रेक्जिट हुआ था 2016 में, ठीक है? ब्रेक्जिट एक वही है, यूके वाला टर्म है, जिसमें ब्रिटेन एग्ज़िट हुआ था यूरोपीय संघ से, तो इसी को शॉर्ट में ब्रेक्जिट बोल दिया गया था। ये आप लोग को पता होगा। इसमें बहुत सारे पार्टियों ने भाग लिया था, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको यूरोपीय संसद के बारे में याद रखना है। अगला है पाकिस्तान और चीन सी-पेक को उन्नत करने पर सहमत हुए हैं फिर से। तो ये एक तरह से क्या है, ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे हैं, और ये चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य क्या है? पाकिस्तान की परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, और पाकिस्तानी बंदरगाहों को चीन के जो जिनजियांग प्रांत है, उससे जोड़ना। इसके तहत आपको जो रे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत जो है ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, बंदरगाह का विकास, रेल लाइन का डेवलपमेंट, इन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये उतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो आपको सिंपली ये चीज़ें याद रखना है। अगला आर्टिकल हमारा है भारत एवं रूस के मध्य रसद पारस्परिक आदान-प्रदान समझौता का मसौदा तैयार किया गया है, इसको अंतिम रूप दिया गया है। इसमें देखिए, दोनों देशों की सेनाएँ जो है आपस में जो रसद प्रणाली है, उसको आदान-प्रदान करेंगे। जैसे उसके प्रैक्टिस के जो दौरान जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ होते हैं, उसके दौरान जो ट्रेनिंग होते हैं, बंदरगाहों पर जो आगमन होता है, उसके साथ-साथ मानवीय सहायता एवं आपदा की जो बात होती है, उसमें दोनों देश आपस में मिलकर काम करेंगे, और अपने
जो सैन्य सहयोग है उसको आदान-प्रदान करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों पे ये भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है, आपको ये याद रखना है। ये सीधे पूछे जा सकते हैं कि किसके बीच हुआ है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं भारत के अन्य देशों के साथ, जैसे लियोमा हुआ था आपका यूएसए के साथ 2016 में, उसके साथ-साथ सभी क्वाड देशों तथा फ्रांस, सिंगापुर, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ भी कई लॉजिस्टिक समझौते भारत का हुआ है। एक चीज़ देख लीजिए, जो क्वाड देश है, क्वाड देश में कौन-कौन शामिल है आपको पता होगा, क्वाड में कौन-कौन सा 4 देश शामिल है, इंडिया है, यूएसए है और कौन है बताइए? जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ-साथ ही कोरोना के टाइम में 2021 में यूएसए का एक पहल था जिसमें क्वाड प्लस की एक धारणा रखी गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसमें ब्राज़ील, इज़राइल, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम आदि देशों के साथ उसकी शुरुआत की गई थी, तो आपको ये सब भी याद रखना है। तो क्वाड हो गए, क्वाड प्लस हो गए, भारत एवं रूस के मध्य जो हमारा रसद पारस्परिक आदान-प्रदान समझौता है, ये भी हो गए, तो आपको यही सारी चीज़ें याद रखना है। भारत द्वारा कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता स्वीकार किया गया है। कोलंबो प्रक्रिया क्या है? सामान्यतः ये जान लेते हैं हम पहले। कोलंबो प्रक्रिया एक तरह से ना जो प्रवासी मज़दूर होते हैं, उनके लिए काम करता है, उनके रोज़गार के लिए, उनके हेल्थ के लिए, जो भी उनकी चैलेंजेज़ होता है, उनके लिए काम करता है। 2003 में शुरू किया गया था और भारत प्रारंभ से ही इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। और अभी जो इसका हुआ है 2024 में भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर पर बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है 2003 के बाद जब भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता ली है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए, संभावना इसकी अधिक हो जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ये अभी जान लिए हम, ये एक परामर्शी मंच है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कौन-कौन सदस्य देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसका सचिवालय जिनेवा में है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का भी मुख्यालय है और वही इसकी मेज़बानी करता रहा है। तो यही 3-4 चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, आप इसको याद रखिएगा। अगला आर्टिकल हमारा है श्रीलंका एवं आधिकारिक ऋणदाता समिति के मध्य ऋण समझौता। ये पेरिस क्लब आप लोग जानते होंगे, पेरिस क्लब है एक, उसी के संदर्भ में है और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसकी जो सह अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है जापान के साथ मिलकर। तो आपको ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये पूछा भी जा सकता है। श्रीलंका ने चीन के एक्जिम बैंक के साथ ऋण समझौते किए हैं। उसके बाद आईएमएफ के द्वारा भी इसको ऋण काफ़ी सारा दिया गया है। तो इन्हीं चीज़ों पे इसमें चीज़ें दी गई है। देखिए इसमें जो है ना पेरिस क्लब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब एक तरह से ना जो पश्चिमी देश है, जो दूसरे देशों को ऋण देते हैं, उन्हीं का एक एक तरह से मंच है, जो आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसको ऋण देना है, कैसे ऋण देना है। और ये लोग क्या करते हैं, जो आईएमएफ के है ना, उसको गारंटी देता है कि जो आईएमएफ जो है, उसी के आधार पे ऋण देता है और जैसे श्रीलंका को आईएमएफ से ऋण मिला, तो श्रीलंका को ये देश मिलकर गारंटी देंगे कि आप लोग उसको ऋण दीजिए। तो यही पेरिस क्लब है और यही तो इसी की अध्यक्षता जो है इस बार अभी भारत, जापान और फ्रांस कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। भारत ने भी श्रीलंका को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान किए थे। तो इस तरह से आपको ना इसको इस तरह से याद रखना है। पेरिस क्लब 1956 में गठित प्रमुख ऋणदाता देशों का एक समूह है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसका मूल उद्देश्य जो है उन देशों के लिए अस्थायी ऋण राहत समाधान खोजना जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। पेरिस क्लब में 22 इसके सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया से हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे सदस्य हैं, 22 सदस्य देश हैं, तो स्वाभाविक है ये सदस्य देश तो नहीं पूछे जाएँगे। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत, जापान और फ्रांस के द्वारा। सार्क देशों के साथ मुद्रा विनिमय व्यवस्था की रूपरेखा में संशोधन। अभी क्या हुआ है, आरबीआई के द्वारा सार्क देशों के साथ मुद्रा विनिमय व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार किया गया है। इस समझौते के तहत, इस ढांचे के तहत आरबीआई उन देशों के साथ जो भी सार्क देश के मेंबर हैं, इस तरह के समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे स्वैप से रिलेटेड, जो इनका इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार स्वैप सुविधा सभी सार्क देशों के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार मुद्रा स्वैप की जो व्यवस्था है वो सभी सार्क देशों के लिए उपलब्ध होगी।
अभी वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 23 देशों के साथ इस तरह की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है, जिनके साथ भारत स्थानीय मुद्रा में व्यापार करता है। स्वैप एक तरह से क्या है कि एक व्यापार की व्यवस्था है या विनिमय की व्यवस्था है, जिसमें घरेलू मुद्रा में ये सारी चीज़ें होती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है ताइवान के विरुद्ध चीन की ग्रे ज़ोन युद्ध रणनीति। तो अभी यही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि हाल में ग्रे ज़ोन युद्ध दोनों में शुरू किया गया है या ताइवान और चीन के बीच, आपको याद रखना हो। ग्रे ज़ोन युद्ध की रणनीति मुख्य रूप से ये होते हैं कि एक प्रकार की ना अनौपचारिक युद्ध रणनीति होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और प्रत्यक्ष संघर्ष के बीच अस्पष्टता को बनाए रखती है। आपको यही सारी चीज़ें थोड़ी में याद रखना है। इसके तहत राष्ट्र प्रत्यक्ष टकराव के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रायः गुप्त आक्रमण या अस्पष्ट कार्रवाइयों का प्रयोग करते हैं। आर्थिक हेरफेर, प्रभाव संचालन, साइबर हमले, हत्याएँ और गलत सूचनाएँ अभियान जैसी गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके तहत ऋण जाल का भी उपयोग किया जाता है, आर्थिक कार्रवाइयाँ की जाती है, जो प्रतिबंध है उसको लगाए जाते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें इसमें होती है। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है, जो ग्रे ज़ोन वॉरफेयर होता है, उसके तहत निम्नलिखित में से क्या-क्या शामिल होता है? तो आपको इन्हीं चीज़ों पे याद रखना है। और ये तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही है और हम अगले सेशन में इस आईआर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम कंप्लीट वे में साइंस टेक को डिस्कस करेंगे और उसको समराइज़ वे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं चीज़ों का जो जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना होगी। साइंस टेक को हम दूसरे रूप में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले समय में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स के बाद हमारे जो मेंस की चीज़ें हैं वो भी हम इस पे प्रॉपर वे में शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग पे भी काम करवाया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए इससे। आई होप कि जो भी आप लोग इस कंटेंट से जुड़े हैं, 200-300 लोग हैं, जो मुझे लगता है कि वो आगे ज़रूर सफल होंगे। इसलिए कि इन चीज़ों पे अगर काम करते हैं लगातार रूप से, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।